अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडिंग वेव्स। आज इंशाल्लाह रहमान स्टैंडिंग वेव्स पर जो है ना वो ब्रीफली बात करेंगे। ओके, इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल और इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, ये पॉइंट्स की शक्ल में लिखा हुआ है कि ये भी डेफिनेशन है और ये भी डेफिनेशन है। दोनों डेफिनेशन लिखी हैं। इसके अलावा और भी डेफिनेशन के थीम तो एक है, लेकिन वर्डिंग चेंज है। मैंने इधर दो दो डेफिनेशन बन रही थी ना, आप लोगों को समझाने की गरज से वो मैंने इधर लिख दी हैं। इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो पहला पॉइंट देखेंगे, डेफिनेशन देखें स्टैंडिंग वेव्स की। अच्छा, पहले स्टैंडिंग वेव्स है क्या, यानी कि ये किसकी टाइप है। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में ट्रैवलिंग वेव्स के बारे में स्टडी किया था, उसके बाद साइनोसाइडल वेव्स के बारे में स्टडी किया था। तो जो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं ये अच्छा, जो मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप है। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक होती है ट्रांसफर वेव्स। ओके, एक क्या होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक होती है ट्रांसफर वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती है जिसमें पार्टिकल्स की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन पैरेलल होती है, यानी कि एंगल ज़ीरो होता है। जबकि ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, यानी कि मोशन की डायरेक्शन और पार्टिकल्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। एंगल यानी कि वहाँ 90 का बनता है, उसको हम ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स की दो किस्में हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और सेकंड ट्रांसफर वेव्स। और आगे ट्रांसफर वेव्स के आगे दो मजीद टाइप्स हैं, जो एक है ट्रैवलिंग वेव्स और सेकंड है स्टैंडिंग वेव, जो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने लगे हैं। ट्रैवलिंग वेव्स पहली जो टाइप थी वो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया था। ओके, तो स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव पैटर्न इज अ वाइब्रेशनल पैटर्न created within a medium when the vibrational frequency of the source causes reflected waves from one end of the medium to interfere with incident waves from the source। अच्छा स्टूडेंट, मैं यहाँ इस इतने ही हैं कि एक दो तीन चार पाँच, यहाँ 5 लाइन्स की बजाय मैं एक 1.5 लाइन में या 2 लाइन में इसको कंप्लीट कर सकता था। लेकिन ज़्यादा क्यों लिखी है, बड़ी डेफिनेशन क्यों लिखी, क्योंकि इस डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा मवाद है। अगर इस डेफिनेशन को अगर हम इजीली अगर हम इसकी समझ आ गई तो ऑलमोस्ट हमें स्टैंडिंग वेव्स को पता लग जाएगा। ओके, तो आइए आहिस्ता आहिस्ता इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो स्टैंडिंग वेव्स पैटर्न इज़ अ वाइब्रेशनल पैटर्न। एक बात इसमें ये मालूम होगी कि जो स्टैंडिंग वेव है ये वाइब्रेशनल पैटर्न होता है। यानी कि स्टैंडिंग वेव को हम दूसरे अल्फाज में वाइब्रेशनल वेव भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टैंडिंग वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में होते हैं। मोशन मीन वाइब्रेशन में होते हैं। ओके, अब सेकंड अगर आगे देखिए, स्टैंडिंग वेव पैटर्न इज अ वाइब्रेशन पैटर्न क्रिएटेड विद इन अ मीडियम। अच्छा, सेकंड बात ये मालूम होगी कि जो स्टैंडिंग वेव है ये मीडियम में होती है, वैक्यूम में नहीं होती। ओके, इसके लिए मीडियम दरकार होता है, मीडियम ज़रूर होना चाहिए इसके लिए। ओके, नेक्स्ट देखें, व्हेन द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स causes reflected waves from one end of the medium to interfere with incident waves from the source। अब इसमें दो बातें हैं। एक बात ये होगी वाइब्रेशन वाली, सेकंड बात मीडियम वाली होगी। थर्ड बात ये देखेंगे, व्हेन द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स causes reflected waves from one end of the medium to the interfere with the incident waves। अच्छा, पहले ये डायग्राम देखें। ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है। ओके, हमारे पास जो ये है ये वाल है, यहाँ की दीवार है हमारे पास। ये फिक्स है अपनी जगह पर, पोजीशन यहाँ जो पोजीशन है वो x इज इक्वल टू 0 है, यानी कि अपनी पोजीशन पर ये फिक्स्ड है। ओके, अब ये हमारे पास ये हैंड हमारा, ये इसको हमने हैंड, और हमारे पास जो ये है ये हमारे पास लूप है। लूप मीन रस्सी है हमारे पास। जब इसको हम इधर से अप डाउन करेंगे हाथ के ज़रिए से, इसको हाथ से पकड़ अप डाउन करेंगे तो इसमें क्या होगी, क्रस्ट टू ट्रफ पैदा होगा। हमने इतनी फोर्स लगाई कि इसमें सिर्फ एक ही क्रस्ट पैदा हो और एक ही ट्रफ पैदा हो, ये कि मिनिमम हमने फोर्स इधर लगाई। अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, इस मिसाल के तौर पर इधर हमने फोर्स लगाई F इज इक्वल टू 5 न्यूटन,
इधर हमने लगाई फोर्स F इक्वल टू 10 न्यूटन, तो इसमें ज़्यादा दो क्रस्ट दो ट्रफ बनेंगे। अगर इस हमने फोर्स लगाई मिसाल ये सपोज कर रहे 15 न्यूटन, तो इधर ज़्यादा बनेंगे। यानी कि इधर हमने इतनी फोर्स लगाई कि वो एक ही झलक में क्या है ना एक क्रस्ट ट्रफ बन जाए। अब जो डेफिनेशन में देखें, व्हेन जब the vibration frequency of the source causes reflected waves from one end of medium to the interfere with incident wave, यानी कि जब हमने मिसाल के तौर पर ये देखें, इधर से हमने रस्सी को रूप को अप डाउन किया, हिलाया, इसकी पोजीशन को चेंज किया, तो ये हमारे पास पहली जो जाएगी, हमारे पास ये जाएगी क्रस्ट जाएगा, किसके साथ टकराएगा, ये वाल के साथ, दीवार के साथ टकराएगा क्रस्ट। तो जो ज़ाहिर बात है एक्शन हुआ तो रिएक्शन तो होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, तो ये रिएक्शन होकर वापस चली जाएगी। ओके, तो अब इसमें देखें, इसमें क्या है हमारे पास कि इसमें भी हमने एक क्रस्ट दे रहे हैं, तो ये इसमें यहाँ पर टकराएगी तो वो ट्रफ की शक्ल में वही वेव वापस चली जाएगी। यानी कि एक तरह एक साइड से हम क्रस्ट दे रहे हैं और सेकंड यानी कि वाल से हमें वही वेव ट्रफ की शक्ल में मिल रही है। जब हम क्रस्ट देते हैं यानी कि यानी कि ऊपर अप डाउन कर यानी क्रस्ट ट्रफ दोनों ही देंगे, लेकिन जो पहले क्रस्ट जाएगा ना शेप में, क्रस्ट तरफ हम दोनों अप डाउन कर रहे हैं, क्रस्ट दोनों जाएंगे तो वाल की शक्ल में जाएंगे। अगर हम क्रस्ट पहले जाकर वाल से टकराए तो वो ट्रफ की शक्ल में वही वेव वापस आ जाएगी। अगर वही हमें ट्रफ की शक्ल में जाकर इसके साथ वाल के साथ टकराएगा तो हमें ट्रफ क्रस्ट की शक्ल में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि एंगल होगा वो 90 का एंगल बन रहा है। यही बात इधर की गई है डेफिनेशन में कि जब हम सोर्स मीन जब हम इधर हाथ से वाइब्रेशन कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, रस्सी को रूप को अप डाउन कर रहे हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो वो कॉजेज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम द वन एंड ऑफ द मीडियम, यानी कि वो दीवार से टकरा कर वापस आ जाती है। तो जब हमारी दूसरी सेकंड यानी कि क्रस्ट की तरफ जा रही होती है तो वो इंसिडेंट यानी कि वापस आने वाली वेव के साथ टकरा रही होती है विद इंसिडेंट वेव, तो उस वहाँ क्रस्ट ट्रफ पैदा हो जाता है। ये आई मीन एंटी, यानी कि अगर हम अप डाउन कर रहे हैं तो जाहिर बात है जो दीवार के साथ जाकर सबसे पहले मिसाल इधर आकर ये देखें क्रस्ट मिला दीवार के साथ लगा, तो ये ट्रफ की शक्ल में वापस चलेगी। इधर देखिए हमारे पास जो ये क्रस्ट है, जो हमारे पास क्रस्ट है, ये अब ट्रफ की शक्ल में जाकर इधर दीवार से टकराई, तो अब ये क्रफ की शक्ल में वापस आ जाएगी। ओके, यानी कि समझाने का मतलब ये किया है कि हम वाइब्रेट कर रहे हैं और क्रस्ट की फॉर्म में वह वेव जा रही है, दीवार से टकरा कर उसको ऑपोजिट यानी कि 180 के एंगल बनाकर वापस आ रही है, तो इसकी शक्ल में हमारे पास नोड एंटी नोड यानी कि क्रस्ट बन जाते हैं, नोड एंटी नोड बन जाते हैं। ये थी इसमें 5 बातें। ओके, अब ये भी देख लें, ये भी इसकी डेफिनेशन ही है, created from waves with identical frequency and amplitude interfering with one another while traveling in opposite direction। यानी कि जो हम इधर रूप को रस्सी को अप डाउन कर रहे हैं उनकी आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, और एम्पलीट्यूड इंटरफेरिंग यानी कि जो एम्पलीट्यूड है वो सेम नहीं रह रहा होता। मिसाल के तौर पर इधर देखें एम्पलीट्यूड इधर मिनिमम था, इधर मैक्सिमम है, इधर देखें इधर क्या है मिनिमम है, और इधर हमारे पास जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है फिर मिनिमम है, इधर मिनिमम है, ये इधर मैक्सिमम हो, इधर फिर मिनिमम, यानी कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहता। ओके, वाइल ट्रैवलिंग, और इसकी जो डायरेक्शन होगी जब सोर्स से वाल की तरफ जा रही है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, जबकि वाल की सोर्स जब वाल से सोर्स की तरफ जब वेव जाएगी तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 180 का एंगल बना रहे हैं हम। ओके, तो ये था हमारा, इसकी डेफिनेशन इतनी थी। अब इसकी अगर हम मज़ीद एक्सप्लेनेशन देखें तो इस तरह है, ये देखें, फॉर मैथमेटिकल एनालिसिस वी कंसीडर दी वेव्स। अब हम स्टैंडिंग वेव्स के लिए ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन का सहारा लेंगे। जो हमारे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली, ये हमने ट्रैवलिंग वेव में इस वेव को, इस इक्वेशन को स्टडी किया था, इस पर बात की थी कम्प्लीटली इस इक्वेशन पर।
ये इक्वेशन किसकी है? ये ट्रैवलिंग वेव की है। अब हम ट्रैवलिंग वेव का सहारा लेकर हम जो है ना स्टैंडिंग वेव को डिस्कस करेंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे। अच्छा, पहले थोड़ा सा तसव्वुर आपको होना चाहिए कि ट्रैवलिंग वेव्स होती क्या है। ये देखिए दो इक्वेशन लिखी हुई हैं, एक मैंने y1 x t इज इक्वल टू वाई एम साइन की एक्स नेगेटिव ओमेगा टी, और ये y2 है। देखिए फ़र्क कितना है, इधर नेगेटिव है इधर प्लस है। ये इक्वेशन दरअसल किसकी है हमारी, जब हम साउथ से अप डाउन कर रहे हैं वेव, और वो वेव क्रस्ट तरफ की शक्ल में जाकर किसी दीवार से टकराई, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन ये है। और जब वही वेव वाल से टकराने के बाद सोर्स की तरफ जाएगी, यानी कि ये देखें, जब यही वेव वाल से टकरा वापस जाएगी, तो उसके लिए हम इक्वेशन ये लिखेंगे। ये जाते हुए नेगेटिव साइन है और आते हुए पॉजिटिव साइन। ये क्यों है, कैसे है, ये हमने पिछले वीडियो में, ये जो ट्रैवलिंग वेव था हमारी, ट्रैवलिंग वेव पर जो हमारी वीडियो बनी है उस पर हम इसको डिस्कस किया था। ओके, अब थोड़ा तसव्वुर ये होना चाहिए कि ट्रैवलिंग वेव्स होती क्या हैं, क्योंकि हम इसकी इक्वेशन इधर यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये तो हमें मालूम होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। ये देखें कि हमारे पास ये एक्स एक्स है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। जो ट्रैवलिंग वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो इस ऐसे होती हैं। जो ट्रैवलिंग वेव्स होती हैं, यानी कि स्टैंडिंग वेव्स और ट्रैवलिंग वेव्स दोनों किसकी टाइप है, मैकेनिकल वेव्स की और सॉलिड ट्रांसफर वेव्स की। ओके, जो ये ट्रैवलिंग वेव है हमारे पास, क्या है हमारे पास, ये ट्रैवलिंग वेव है। ट्रैवलिंग वेव में जो होती है ना डिस्टेंस दोनों क्रस्ट के दरमियान, या इस वन फेज़ और सेकंड फेज़ के दरमियान जो होती है ना, पोजीशन सेम रहती है, और दूसरी बात इनके दरमियान जो होती है ना एम्पलीट्यूड, क्रस्ट का एम्पलीट्यूड वो भी सेम रहता है। जबकि जो हम अभी हमने स्टडी किया पीछे इधर स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहता, लेकिन ट्रैवलिंग वेव में अगर इसका ये देख लें, ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये सेम रहेगा। ओके, ये हमारे पास डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस मीन इधर एम्पलीट्यूड सेम है हमारे पास। ओके, ये हमारे पास ट्रैवलिंग वेव है। जब ये जा रही है तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन जो है हमने ये लिखी है, ये इक्वेशन है। जब यही वेव वापस टकरा कर आ जाए, चूँकि ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवलिंग कर रही है ट्रैवलिंग वेव, जब यही वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल करेगी तो जाहिर बात है ये पॉजिटिव नेगेटिव जगह पॉजिटिव आ जाएगा, सिंपल सी बात। ओके, अब the resultant wave can be obtained by the applying superposition principle that is, चूँकि जो हमारे पास दो जो ये वेव्स हैं, जो ये हमारे पास वेव जहाँ बन रही है स्ट्रिंग की मदद से, ये आपस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तहत आपस में टकरा रही हैं, कि हिट हो रही है, आपस में मिल रही हैं। तो इसलिए हम इधर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए लिखेंगे इन दोनों इक्वेशन को। ये देखें, इधर हमने सम अप कर लिया, ये y1 को और y2 को हमने सम अप कर लिया। y1 की इधर ये वैल्यू इधर पुट कर दी और y2 की ये वैल्यू इधर पुट कर दी। ओके, तो जब इसको हमने सम किया तो इसमें से ym कॉमन ले लिया तो ym बाहर आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जो वे इक्वेशन है ना स्टैंडिंग वेव की, वो हमारे पास ये आ चुकी है, लेकिन ये फाइनल इक्वेशन नहीं है स्टैंडिंग वेव की। अब इसको हम मज़ीद हल करते हैं कि यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वेव, ट्रिग्नोमेट्रिक वेव को हम इस्तेमाल करते हुए इस इक्वेशन को किस तरह लिख सकते हैं, साइन ए प्लस साइन बी, ये हमारे पास फार्मूला होता है, टू साइन ए प्लस बी ओवर टू एंड कॉज ए नेगेटिव बी। ये इस फार्मूले को हम इस तरह ये फार्मूला हमारे पास, ये देखिए यही सेम है, साइन है दरम्यान प्लस है, इधर भी प्लस है, तो ये फार्मूला सेम है। तो इसको हाँ इस फार्मूले को इधर पुट कर देंगे, तो ये देखें, यानी कि इसको हमने इस फॉर्म की शक्ल में लिख लिया। ये देखें, टू वाई एम साइन, और ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास ये है, ये क्वांटिटी है, ये पास हमारे पास बी क्वांटिटी है। तो ए की वैल्यू ये पुट की, दरमियान में प्लस है, इधर प्लस लगाया तो बी की वैल्यू पुट कर दी।
अब इधर देखें कोज लगा दिया, ए की वैल्यू क्या है, ये है, दरमियान में नेगेटिव है, तो बी की वैल्यू क्या है, तो इधर बी का जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। ओके, तो अब इसमें से जो होगा ना ये आपस में कट जाएगा इधर, तो ये आपस में इधर कट जाएगा कि एक्स, सॉरी इधर ये कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा आपस में, और इधर ये कट जाएगा। ओके, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। ओके, अब इसमें से मज़ीद देख लें कि इसको फिर हमने कट ऑफ कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन बच गई। अब हम जिस तरह हम जानते हैं कि कोज के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए कोई भी किसी भी तरह की, तो वो पॉजिटिव होती है। ओके, तो इधर नेगेटिव आ गया तो ये कॉज प्लस ओमेगा टी बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख लिया, ये इधर देख लें, इस तरह लिख लिया हमने। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है किसकी, स्टैंडिंग वेव की। ओके, इधर हमारे पास जो था ना वो स्टैंडिंग वेव का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हमने मैंने ये थ्योरी लिखी है, ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिखी है कि हमें इन बातों का भी पता होना चाहिए। ओके, अगरचे वीडियो लंबी बन गई लेकिन उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। ओके, अब ये देखें पॉइंट हमारे पास, इट कैन नॉट रिप्रेजेंट ट्रेवलिंग वेव बिकॉज एक्स एंड टी डू नॉट अपीयर इन द कॉम्बिनेशन एक्स नेगेटिव वी टी और एक्स प्लस वी टी रिक्वायर्ड फॉर ट्रेवलिंग वेव। यानी कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन नहीं है, इसलिए हम इसको ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग वेव की कंडीशन क्या होती है कि उसमें एक्स नेगेटिव वी टी होता है और एक्स प्लस वी टी होता है। ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन की इनकी निशानी है, अलामत है। जिधर भी एक्स नेगेटिव वी टी या एक्स प्लस वी टी होगा वो समझेंगे उधर हमारे पास कौन सी वेव है, ट्रैवलिंग वेव है। ओके, चूंकि ये दोनों पॉइंट्स इनमें दोनों में से एक पॉइंट भी इसमें नहीं है तो हम इस इक्वेशन को ट्रैवलिंग वेव नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे, ट्रैवलिंग वेव नहीं कहेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, स्टैंडिंग वेव्स आर द वेव्स विच अपीयर टू दी वाइब्रेटिंग वर्टिकली विदाउट ट्रैवलिंग हॉरिजेंटली। अच्छा, तो जो हमारे पास स्टैंडिंग वेव है किसकी वजह से होती है, ये हमारे पास वर्टिकल पार्टिकल्स की वजह से बन रही होती है। ये देखें, ये हमारे पास ये डायग्राम है, तो हमारे पास जो ये वेव्स बन रही हैं जो हमारे पास नोड्स और ये अच्छा इसको हम कहते हैं नोड्स, ये हमारे पास होता है नोड्स। ओके, और इस पॉइंट को हम कहते हैं एंटी नोड्स, इसको फिर नोड्स, एंटी नोड्स, नोड्स, इस पॉइंट एंटी नोड्स, फिर नोड्स। ओके, यानी जहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा उसको हम एंटी नोड कहेंगे, और जहाँ मिनिमम एम्पलीट्यूड या फिर एम्पलीट्यूड जीरो होगा उसको हम कहेंगे नोड। अब देखें जो हमारे पास क्रस्ट ट्रफ यानी कि नोड एंटी नोड बन रहे हैं वो वर्टिकल बन रहे हैं, ये देखें वर्टिकल बन रहे, इसलिए इधर जो एक्स एक्सिस के पार्टिकल्स है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसलिए हम कहते हैं स्टर्लिंग वेव्स आर द वेव विच अपीयर टू बी वाइब्रेटिंग वर्टिकली विदाउट ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली। नेक्स्ट देखें, those frequencies which are used standing wave are known as harmonic frequency or merely harmonic। यानी कि ये देखें, इधर हमने जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं इस स्ट्रिंग को, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इस एक है, दो है, तीन है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी या मेरली हार्मोनिक कह सकते हैं। यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज स्टैंडिंग वेव्स में इस्तेमाल हो रही हैं, यानी कि इधर ये फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही हैं, उन फ्रीक्वेंसीज को हम हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज या मेरली हार्मोनिक कह सकते हैं। ओके, next है standing wave do not transport energy from one into other because the two wave which make up are carrying equal energy in opposite direction। यानी कि जो स्टैंडिंग वेव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं करते। ये देखें, इधर से एनर्जी इधर ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे ये स्टैंडिंग वेव, क्यों, क्योंकि ये तो एनर्जी ले रहे जा रही है, ये वापस आ रही है, तो एनर्जी सेम यानी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन इस जानिब, एक ही डायरेक्शन इस जानिब, यानी कि जो डायरेक्शन है वो एंटी पैरेलल है, एंगल 180 का है, तो इधर जो वो आपस में कैंसिल आउट कर दें तो एनर्जी वहीं की वहीं रहेगी। जबकि ट्रैवलिंग वेव्स में क्या होता था कि ट्रैवलिंग वेव्स में, ये देखिए हमारे पास ट्रैवलिंग वेव्स में एनर्जी इधर हमारे पास थी, वो इसको हम इधर लाना चाहते हैं, इस पॉइंट पर, इस दीवार पर,
तो हम ट्रैवलिंग वेव की शक्ल में एनर्जी को इधर से इधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन नेट स्टैंडिंग वेव में ऐसा नहीं होता। ओके, तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।